सभी को नमस्कार। यूपी टेट 2026 की एग्ज़ाम आने वाला है। नोटिफिकेशन के लिए भी सूचना मिल गई है और नोटिफिकेशन भी उसका आने वाला है। तो यूपी टेट का पिछला वीडियो में हमने 2022 का पेपर सॉल्व किया था प्राइमरी का, उसमें एनवायरनमेंट स्टडीज़ का, और आज हम यूपी टेट का 2020 का जो प्राइमरी का पेपर था उसके ईवीएस पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में चली थी। किन किन स्टेशनों के बीच चली थी सभी लोग जानते ही है। बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था यहाँ पे इंडिया में, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और अब ये जो है ट्रेन, इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी बोरीबंदर से लेकर के थाने के बीच में। इसमें 400 यात्री सवार थे, 3 इंजन लगे थे, 3 इंजन थे और 14 डिब्बे लगे थे। अभी 1853 में, ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर में लगता है, बिहार में। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, देखिए ये जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल थी, ये 1961 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो पहले प्रधानमंत्री थे हमारे। और एक्चुअली में इसके गठन के पीछे जो उद्देश्य था वो था जातिवाद को और सांप्रदायिकता को कंट्रोल करना, उसको जो है ख़त्म करना। इसलिए जो है इसका राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का जो है की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो संविधान में मौलिक जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार ये भाग 3 में दिए गए हैं और पार्ट 3 में। और जो मौलिक अधिकार है वो डिवाइड किए गए हैं। एक तो है कि समानता का अधिकार, 14 से 18 के बीच में ये अनुच्छेद आते हैं। मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं? मौलिक अधिकार लिए गए यूएसए से, ठीक है। तो 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, फिर 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 23, 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, 31 का लोप कर दिया गया था और उसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसको यहाँ से हटा करके 44 ने संविधान संशोधन के द्वारा इसको 300 का अनुच्छेद में डाला गया। ये भाग 12 में ये इसको यहाँ पे संपत्ति का अधिकार डाला गया था इस चैप्टर में। तो उसके बाद 32 में तो हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अधीन जो है जो सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर वो वहाँ पर जा कर के अपील दायर कर सकता है या मौलिक अधिकार को हनन को लेकर के, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में ऐसा है। किस देश का संविधान लचीला है? तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो ये मतलब समझ लीजिए लचीला का क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी भी देश के संविधान में अगर साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, केवल साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं, दोनों रहेंगे तब भी नहीं, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा? लचीला संविधान कहा जाएगा। तो यहाँ पर चाइना, अमेरिका, इंडिया और यूके दे रखा है। तो यूके का जो संविधान है, एक तो ये लिखित नहीं है और दूसरा जो है इम्पोर्टेंट ये है कि इसको लचीला संविधान कहा जाता है। यहाँ पे क्या है कि
साधारण बहुमत से अगर कोई कानून पास होता है, कोई संशोधन किया जा सकता है संविधान में। हमारे देश में क्या है, ये लचीला भी है, कठोर भी है। साधारण बहुमत से भी किसी भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है और विशेष बहुमत से भी किया जा सकता है। तो जैसे संविधान संशोधन दे भी रखा है 368 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि अब इसके अलावा कौन कौन से ऐसे संविधान कहाँ के कौन कौन से देश और कौन से हैं, तो न्यूजीलैंड याद रखिएगा, न्यूजीलैंड। और दूसरा जो है इस समय जो सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका जिसको सपोर्ट किए हुए देश को, और अभी जो वार चल रहा है उसमें से एक देश है जिसका नाम है इजराइल। अब सोचिए यहाँ का भी संविधान जो है वो लचीला है। अच्छा, लोकतंत्र की बात करें, जहाँ पे थोड़ा सा बात में लोकतंत्र की बता देता हूँ कि हमारे देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन एक देश ऐसा है वर्ल्ड में जिसकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर है वो है, यानी कि वहाँ की जनता जो है वो किसी भी व्यक्ति को अगर संसद तक पहुँचाती है तो उसको जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के द्वारा उसको वहाँ से पदमुक्त भी कर सकती है। तो ये है स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट आते हैं, रेंडियर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो रेंडियर ये जो होते हैं ये टुंड्रा जलवायु में पाए जाते हैं, बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे साइबेरिया है रसिया में, कनाडा का बर्फीला इलाका है, नॉर्वे स्वीडन है, अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे ये सब ये इस तरीके, ये देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा, ये जो जानवर है जो यहाँ पे जो फोटो दिखा रहा हूँ आपको, इसी को रेंडियर कहते हैं और ये टुंड्रा जलवायु में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन समशीतोष्ण घास भूमि नहीं है। समशीतोष्ण घास भूमि, नॉट द टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, तो पहले तो ये है कि भूमध्य रेखा मान लीजिए बना देते हैं यहाँ पर, पृथ्वी बनाने के बाद में यहाँ पे जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है। तो अर्थ में ये 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर में यहाँ पे, अब चूँकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य जो है वो लगभग लंबवत चमकता है और सबसे ज़्यादा हीट जो होती है वहीं पे होती है, और सबसे ज़्यादा पानी की या फिर कह सकते हैं वर्षा जो है वो वहीं पे पानी बरसता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है और हीट भी ज़्यादा होती है और तापांतर जो है वो कम होता है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ इसके आसपास जो भी घास भूमियाँ होंगी वो उष्णकटिबंधीय होंगी, और जो जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वो समशीतोष्ण पेटी आ जाएगी, तो समशीतोष्ण घास भूमि होगी। अब यहाँ पर देखिए ये उत्तर और दक्षिण में दोनों में ही गोलार्ध में समशीतोष्ण घास भूमियाँ पाई जाती हैं जो कि ध्रुवों के पास में होती हैं, या कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से दूर होती हैं। तो कंपास ये ऐसी घास भूमि है जो ब्राज़ील में है, और ब्राज़ील जो है ये भूमध्य रेखा जो है इससे ऊपर जाती है। तो भूमध्य रेखा जो है जब तो इसको जो कह सकते हैं कि ये समशीतोष्ण घास भूमि नहीं है। आंसर इसका यही हो जाएगा। डाउन कहाँ होते हैं, डाउन्स ये होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। प्रेरी घास के मैदान नॉर्थ अमेरिका में होते हैं। पंपास अर्जेंटीना में होते हैं। तो ये तीनों जो है वो समशीतोष्ण हैं। उसके बाद जो है स्टेपी घास के मैदान ये यूरोप में पाए जाते हैं, और लानोस जो हैं वो हंगरी में, वेनेजुएला में भी पाए जाते हैं, वेनेजुएला में, पुस्तास हंगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कैंटरबरी है वो न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आते हैं, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप ही है। अगर क्रम से लगाएं हम सभी महाद्वीपों को, तो पहला महाद्वीप जो है वो एशिया आएगा, जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड पे आएगा
अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है, पांचवा अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, छठवां जो है वो यूरोप है, सातवां जो है वो ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा महाद्वीप है, इसको ओशिनिया महाद्वीप भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारत में थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति जो है, हमने जब ज्योग्राफी को के क्वेश्चंस करवाए थे तो उसमें जनजातियों को भी कवर किया था। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, कुछ क्षेत्र जो है उत्तराखंड के वहाँ पर भी थारू जनजाति पाई जाती है। झारखंड में जो जनजाति है मुंडा है, संथाल है, वो है। थार मरुस्थल राजस्थान में है, यहाँ पर जो है कोई खास जनजाति नहीं है, मरुस्थल है, और लेकिन राजस्थान में जो जनजाति है वो है मीणा जनजाति। ठीक है, उसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जितने भी यहाँ पे सेल के प्लांट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के, वो भिलाई छत्तीसगढ़ में है, ये हम लोग जानते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी। तो कहाँ कहाँ पर सेल के हैं प्लांट्स, वो देख लेते हैं। स्टील प्लांट तो सबसे पहले तो है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सेकंड 5 ईयर प्लान में 3 सेल के प्लांट खोले गए। पहला जो था राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, दूसरा दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, तीसरा ये दोनों जो है, इसके बाद में राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई हो गए। ये 3 जो है ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में खोले गए। उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट आया, बोकारो स्टील प्लांट है। तो चौथा जो है मेजर ये है। और स्टील प्लांट में जैसे टिस्को है, तो टिस्को तो है जमशेदपुर में या टाटा नगर में, वो टाटा का है। तो मेजर स्टील प्लांट जो है जहाँ जहाँ पे है, ये भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में और बोकारो झारखंड में। तो ये मेजर स्टील प्लांट्स हैं। तो यानी कि उड़ीसा में भी है राउरकेला और झारखंड में बोकारो, छत्तीसगढ़ में भिलाई। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, मध्य प्रदेश में स्टील प्लांट कोई मेजर नहीं है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ उपलब्ध है? विधानसभा में आरक्षण है? नहीं है। बिल आता है, गिर जाता है। कैबिनेट नहीं। पंचायती राज संस्थाएं, यहाँ पर ये आरक्षण दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन हुआ जब 1992-93 में। तो 93 में जब ये संशोधन होकर के ये एक्ट बना, तो उसके बाद में यहाँ पर जो है बाद में आरक्षण का प्रावधान जो है वो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन होकर के 73 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। लेकिन अगर हम बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1956 में जो पहली कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके द्वारा जो है पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे लाया गया था इंडिया में सबसे पहले। फिर लोकसभाएं यहाँ पर भी नहीं है आरक्षण। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। देखिए, जो राज्यपाल होता है राज्य में,
और राष्ट्रपति होता है केंद्र में, तो दोनों के जो कार्य है वो लगभग समान है। राज्यपाल बनने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए? तो अर्हता तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, विकृति चित्त नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये भी कहा गया कि वो जिस राज्य में अपॉइंट किया जाएगा उस राज्य में जो है उसकी जो राजनीति है उस राज्य की या फिर उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो ये उसको लेकर के 1983 में केंद्र राज्य संबंध को लेकर के सरकारिया कमीशन आया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो सरकारिया कमीशन ने पॉइंट्स दिए थे और उसमें ये कहा गया था कि जो राज्यपाल है वो ख़ास तौर से जो है वो लोकल या फिर क्या उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, उसका जन्म स्थान नहीं होना चाहिए उस राज्य में, और या फिर उस राज्य में रहता हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो है मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको जो है एक तरह से और उस एक कह सकते हैं कि सेंटर देगा और उसको जो है मुख्यमंत्री को जो है एक तरह से अतिरिक्त रूप से जो है उसको मदद करेगा। ठीक है, तो राज्यपाल जो है ये 35 वर्ष की आयु इनकी होनी चाहिए बनने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे लिस्ट का मिलान कीजिए, यहाँ पे सुमेलित करो क्वेश्चन आया है। तो कहाँ पर एक्चुअल में हाईएस्ट बॉडी एक तरह से बोली गई है यहाँ पर। हालांकि हाईएस्ट बॉडी जो है हाईएस्ट बॉडी प्रेसिडेंट है इंडिया में, लेकिन भारत संघ में भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है संविधान के। और भारत संघ में प्रधानमंत्री मुख्य रूप से होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। निगम, कोई निगम है जैसे नगर निगम होती है तो वहाँ पे महापौर होते हैं, मेयर होते हैं, और ग्राम पंचायत में सरपंच या प्रधान होते हैं। तो 2 3 4 1 इसमें ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अनुच्छेद 356 पहली बार कब और कहाँ लागू किया गया? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और बिहार, इनमें बताना है। हालांकि अनुच्छेद 356 जो है ये आपातकाल जो है प्रावधान जर्मनी से लिए गए हैं भारत के संविधान में, भाग 18 में है और भाग 18, 19, 20 में है, माफ़ कीजिएगा, है ना, भाग 20 में है। तो भाग 20 में आपातकाल है, तो उसमें जो है 352, 356 और 360 ये 3 प्रकार के आपातकाल प्रावधान बताए गए हैं संविधान में अनुच्छेद के तहत। यहाँ पे कोई विदेशी आक्रमण होता है, सशस्त्र बल से कोई कई क्षेत्र में डिस्टर्बेंस होता है तो फिर ये आपातकाल लगा दिया जाता है केंद्र के द्वारा। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है कि अगर मान लीजिए संविधान सम्मत कार्य नहीं कर रही है सरकार राज्य की, तो वो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को एक लेटर लिखेंगे कि यहाँ पर सरकार जो है संविधान सम्मत कार्य नहीं कर रही है, इससे यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पंजाब में, पेप्सू राज्य उसको बोला जाता था। तो पंजाब में सबसे पहले 1951 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हाँ, केरल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और बिहार में, केरल में 1959 में इनमें सबसे पहले लगाया गया था। 2 ऐसे राज्य हैं केरल और उत्तर प्रदेश जहाँ पर सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 10 बार। उत्तर प्रदेश में भी 10 बार लगाया जा चुका है और केरल में भी 10 बार लगाया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा 360 के बारे में आप लोग जानते हैं, वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक नहीं लगाया गया है। नगर निगम कौन सा कर लगा सकता है? ये नगर निगम जो है ये लोकल बॉडी होती है। तो जैसे ही 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत जो है पंचायती राज को संविधान में डाला गया था। उसी तरह से 74वां संविधान संशोधन हुआ और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है जो नगर पालिकाएँ थीं उनको जो है संविधान में संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया।
अब इसमें हाउस टैक्स है, टोल टैक्स है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात हो रही। नगर निगम जो है, जितने भी 10 लाख की नगर हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें नगर निगम होता है, फिर नीचे उसके बाद नगर पालिकाएँ होती हैं, फिर नगर परिषद होती है। फिर इसमें ये यहाँ पे हाउस टैक्स, टोल टैक्स और मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये तीनों टैक्स जो है वो नगर निगम या नगर पालिका, कोई भी ज़िला होगा वहाँ की नगर पालिका या फिर नगर निगम जो शहर में होती हैं तो वो टैक्स लगाती हैं। तो ये एक तरह से लोकल टैक्स होते हैं। इसमें वाटर टैक्स भी इंक्लूड है, ठीक है। और जो भी नगर निगम जो भी सुविधा मुहैया करा रही है तो वहाँ उसमें भी वो टैक्स जो है, एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगा सकती है। नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। टेरर ऑफ बंगाल नाम से प्रसिद्ध जलीय खरपतवार कौन है? बंगाल में पाया जाने वाला जलीय खरपतवार है जलकुंभी। ये इस तरह के फूल आपने देखे होंगे, ये तालाब के अंदर होता है, पानी में। ये जो है बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको जो है टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है, ठीक है। तो जलकुंभी इसका आंसर हो जाएगा। वाटर हाइसिन। नेक्स्ट आते हैं, वायरस का अजैविक गुण है, एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। तो इससे प्रोटीन नहीं होता, प्रजनन नहीं करता, क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो क्रिस्टल बनाया जा सकता है, ये इसका एबायोटिक प्रॉपर्टी जो है ये है, अजैविक गुण है, बाकी अजैविक गुण नहीं है। अभी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं, पारितंत्र, तो उसमें दो फैक्टर होते हैं, दो खंड होते हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होता है। अब इसमें इकोसिस्टम कहने का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र, है ना। तो इसमें जैविक और अजैविक भाग होते हैं, दो कंपोनेंट में ये डिवाइड होता है। जैविक कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें जान है, ह्यूमन से लेकर के बैक्टीरिया तक या फिर जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो वो बायोटिक होते हैं। एबायोटिक में वो कंडीशंस होती हैं, जैसे जलवायु जिनमें वो पनपता है खुद। तो जलवायु हो गई, एक क्लाइमेट हो गई, दूसरा हीट हो गई या सनरेज हो गई, सनलाइट हो गई, फिर सनलाइट, फिर उसके बाद में जो विंड हो गई या एयर हो गई, वायु हो गई, वाटर हो गया, पानी हो गया। तो ये कंपोनेंट जो हैं, क्लाइमेट, सनलाइट, एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, ये सभी जो कंपोनेंट हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट कहे जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, तापमान, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट आते हैं, फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो फल पकने में सहायक हार्मोन जो है वो एथिलीन है, जानते ही हैं हम लोग। ये चारों हार्मोन में जिबरलिन्स जो है ये तनों को जो है जब बढ़ते हैं, तने जो बढ़ते हैं वो जिबरलिन के कारण बढ़ते हैं। साइटोकिनिन जो है ये बेसिकली क्या होता है कि सेल डिवीज़न जो होता है, कोशिका का विभाजन, तो उसके लिए जो है साइटोकिनिन ये कार्य करता है। एथिलीन जो है ये एक तो फलों को पकने के लिए, और दूसरा जो है कि जो फूल हैं तो फूलों को खिलने में भी ये एथिलीन हार्मोन जो है ये काम करता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन है जो जड़ों को जो है बढ़ावा देता है, जड़ों को जो है लंबा करता है। तो जड़ों के विकास के लिए ऑक्सिन हार्मोन इसमें कार्य करता है पौधों में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले मुक्त अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो मिट्टी में पाए जाने वाले या फ्री लिविंग एनारोबिक जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो है क्लास्ट्रोडियम, क्लास्ट्रोडियम है। नेक्स्ट आ जाएंगे, कोशिका में सामान्यतः कौन सा डीएनए पाया जाता है? सेल में जो डीएनए है, देखिए डीएनए
जो है उसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। तो उस अभी हाल ही में उनका निधन भी हो गया है, जिन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था। इसमें सी, बी, जेड और ए 4 प्रकार के डीएनए दिए हैं। इसे बी प्रकार का जो डीएनए है ये बेसिकली ये कोशिका में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। जेड जिगजैग टाइप का होता है, और ए और सी अदर टाइप्स के डीएनए हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा स्थिर सेसाइल जीव है? स्थिर जीव है, यहाँ पे जोंक स्थिर जीव नहीं है, चिटोन नहीं है, एकाइनस नहीं है, यूप्लेक्टेला ये स्थिर जीव है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन की इकाई जानते ही हैं आप लोग, अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन की इकाई बोली जाती है। फैटी एसिड ये फैट की में होती है। विटामिन्स यहाँ पे दे रखा है तो, और ग्लूकोज दे रखा है। तो ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन यहाँ पे दे रखते हैं कई। तो विटामिन हम लोग जानते हैं ABCD के, ठीक है। क्वेश्चन ये भी विटामिन में पूछ लिया जाता है। देखिए विटामिन को लेकर के बहुत से क्वेश्चन आते रहे एग्जाम्स में। तो ABCD में मान लीजिए बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल बोले जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। ADE विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये जान लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, पौधों की कोशिका में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? देखो पौधों की कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो उसमें प्लास्टिड होता ही है, वैक्यूल होता ही है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम ये आंसर हो जाएगा, इसे सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेल वाल जो है वो होता ही है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? माफ़ कीजिएगा, सारस है, ठीक है, सारस क्रैन। मोर, गौरैया, तोता, सारस राज्य पक्षी है। राज्य का यहाँ पे फूल जो है, पुष्प, वो पलाश है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, हैमलेट किस प्रकार की बस्ती? देखिए हैमलेट अपने आप में, हैमलेट जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है छोटी बस्ती। तो छोटी बस्ती में जैसे मान लीजिए छोटे गांव होते हैं या छोटी बस्ती होती है, उसको जो है ग्रामीण इलाकों में खासकर, तो मेनली जो है ग्रामीण की बात होती है, हैमलेट ग्रामीण में होते हैं। छोटे गांव या कह सकते हैं जिनकी आबादी बहुत कम हो और घर जो है दूर दूर बसे हो, लगभग जो है 100 के आसपास जब आबादी हो मान लो, और घर दूर दूर बसे हो, तो उसको हैमलेट का नाम दिया जाता है। तो ये ग्रामीण इलाके में होती है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन ज्वालामुखी पर्वत है? विच वन इज़ अ वॉल्केनिक माउंटेन? तो वॉल्केनिक माउंटेन जो है इसमें ज्वालामुखी पर्वत, तो जैसे बैरन आइलैंड है, तो बैरन इंडिया में बैरन और नारकोंडम है। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन है जो अंडमान निकोबार में है, और जो नारकोंडम है वो सुषुप्त है, ठीक है। अब इसमें यूराल ये पर्वत है, यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाता है, एक तरह से अलग करता है उनको। अपलेशियन पर्वत है, यहाँ पे ये भी ज्वालामुखी नहीं है, यूराल भी ज्वालामुखी नहीं है। और ये अपलेशियन जो है ये अमेरिका में पड़ता है। किलिमंजारो ये बोत्सवाना में है और यही ज्वालामुखी पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, इसी यही आंसर हो जाएगा इसका। अरावली, जितने भी ओल्ड माउंटेन्स हैं उन जो प्राचीन जिनको बोलते हैं पर्वत में, उनमें अरावली का नाम आता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरुशिखर। नेक्स्ट आते हैं, एलिफेंटा द्वीप ये कहाँ है? मुंबई के तट पे है
एलिफेंटा द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई तट। ठीक है। और सालसेट द्वीप पर जो है ये बम्बई बसा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। नेक्स्ट आते हैं, मानसून वन किस प्रशासित क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए मानसून वन दो तरह के होते हैं, तो होते हैं डेसिडियस और ह्यूमिड भी होते हैं, वेट भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं। तो मानसून वन बेसिकली क्या है, मान लीजिए जहाँ की जलवायु जो है वो उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है और वो एक तरह से वेट ना होकर के ड्राई है, तो ऐसे में जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट, उनकी जो वर्षा है वहाँ पे कम होती है। तो 70 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं और यहाँ पर, और 200 तक इसलिए बोला गया है कि 270 से 200 इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये सही होगा। और ये क्योंकि मानसून वन में जो वेट क्लाइमेट होता है, जहाँ पर नमी होती है, तो वहाँ पर क्या है, वर्षा जो है ज़्यादा होती है। ठीक है। तो वर्षा बेसिकली मानसून पर ही डिपेंड करती है। तो जैसे मान लीजिए कोस्टल एरिया है केरला का, तो जब मानसूनी हवाएं जो हैं वो चलती हैं प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर, तो भारत में से की ओर आते आते वो क्या होती है, टर्न हो जाती हैं, नॉर्दर्न साइड में टर्न हो जाती हैं। तो एक तो बंगाल की खाड़ी और दूसरा जो है केरल के तट पर ये वर्षा करती है सबसे पहले। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है वहाँ पर। तो फिर धीरे धीरे कम होती होती 70 सेंटीमीटर तक पहुँच जाती है। ठीक है। जैसे जैसे बीच में मानसून की हवाएं आएंगी और जैसे जैसे जो है कि उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगी, उत्तर प्रदेश से जो है राजस्थान की तरफ मूव करेगी, तो उस केस में जो है ये मानसूनी पवनों की जो बरसात होती है वो, उनमें बादल जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बरस चुके होते हैं। तो उनमें जो मानसूनी वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर तक की एवरेज मानी गई है। ठीक है। तो 70 से 200 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बी आंगलोंग पठार कहाँ विस्तार का है। तो ये कार्बी आंगलोंग जो है ये असम में है, यहाँ पे ये भूटान है, असम में ये कार्बी आंगलोंग है। आपको इमेज साफ आ रही होगी शायद। ये बांग्लादेश है, ये ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई गई है यहाँ पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार जो है, कहने का मतलब ये है कि ये दक्कन जो भूमि है, दक्कन प्लेटाऊ है, या कह सकते हैं कि दक्कन का जो पठार है उसका ही ये भाग है। तो दक्कन के जो दक्कन ट्रैप है उसका ये भाग है। और दक्कन जो है एक तरह से चट्टान जो है वो ग्रेनाइट और बसाल्ट की चट्टान है। तो उसके बारे में भी मैंने ज्योग्राफी की क्लास में जब क्वेश्चंस कराए हुए हैं तो वहाँ पर उनको अच्छी तरह से समझाया है, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हिमालय, तिब्बत, शान और प्रायद्वीपीय। तो डी वाला आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे जो कि 2020 के एग्ज़ाम में आए थे टेट में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। इसके बाद जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे हम, उसके साथ साथ जो है विज्ञान का और सोशल स्टडीज़ का जो पेपर आता है, 60 क्वेश्चन आते हैं अपर प्राइमरी में, उसको भी हम उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।